महाश्वेता देवी आज भारतीय वाङ्मय की सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। अपने लेखन और सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें देश विदेश की अग्रणी संस्थाओं ने समादृत किया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उन्हें मिला ही, मैगसेसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। बंगाल की बड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं के लगभग तमाम पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। पिछले दिनों उन्हें यास्मीन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे प्रांतों के उन आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और लड़ रही हैं जिन्हें सदियों से क्रूर सत्ताओं ने हाशिए पर पहुंचा दिया था। उनसे बातचीत कर रहे हैं पंकज सिंह। कृतियां हैं टेराडिक्टल और मास्टर सब। ये जो दो उपन्यास हिंदी में एक के बाद एक अभी आए, हिंदी में जो यानी ये जो नए अनुवाद आए, तो टेराडिक्टल के बारे में आपने कहीं कहा है कि अब तक आदिवासी जीवन से आपने अपने को जिस तरह जोड़ा और जितना कुछ किया उस सब का निचोड़ टेराडिक्टल में है। टेराडिक्टल का अर्थ क्या है, पहले ये आप बताएं। टेराडिक्टल तो कोई बहुत गए है जमाना को, कोई जियोलॉजिकल जिसको बोला जाता है, ऐसा कोई एज का वही है प्राणी जो आधा उड़ता था और आधा था सरीसृप का माफिक। तो टेराडिक्टल कैसा है हम कोई कभी नहीं देखा। वो विस्तृत युग का है, जैसा जुरासिक पार्क का वो डायनासोर क्या ऐसा कुछ प्राणी, इगुआनोडोन, डायनासोर, टेराडिक्टल, ये सब हम लोग नहीं देखा। वो इतिहास का, पृथ्वी का इतिहास का बहुत पुराना दिन का है, उसको कभी कहीं कोई नहीं देखा। तो आपने आदिवासी जीवन पर लिखे अपने इस उपन्यास का नाम टेराडिक्टल क्यों रखा? उसका नाम, पूरा नाम है टेराडिक्टल, जिसका कभी कहीं नहीं देखा। पूरन सा है, जो एक मध्यम वर्गीय सांबादिक है, और प्रीथा नाम के साथ पृथ्वी जोड़ दो, इस सजेशन के लिए मैं प्रीथा नाम रखा। और प्रीथा मेरा उपन्यास में है एक बहुत रूखा सूखा एक प्रखंड क्या ब्लॉक जिधर आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसमें फेमीन क्या, दुर्भिक्ष की क्या बोलोगे, अकाल का सब कुछ लक्षण है, तब भी गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगा ये फेमीन इलाका है, ऐसा दृष्टि में नहीं देखेगा, उसके लिए कुछ नहीं करेगा। पूरन सहाय है एक मध्यम वर्गीय सांबादिक जो जाता है जब किधर कुछ बड़ा कुछ होता है, किधर हरिजन निधन या बहुत आदिवासी जनता का पर बहुत हमला हुआ, ये सब लिख के अपना जो निरापद बहुत अवस्थान है उधर रोल आउट के आता, उसके साथ जोड़ नहीं जाता। और टेराडिक्टल है वही दिन, वही प्राणी जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई जानने में कभी कोशिश भी नहीं किया। वो है आदिवासी का प्रतीक, क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरा ये तो एकदम उपलब्धि यही है क्या, भारत के आदिवासी जो है उसको ठीक तरह से हम लोग नहीं देखा, नहीं विचार किया, उनमें क्या है, उनसे क्या मिलने का था। इतना बड़ा सभ्यता, इतना बड़ा संस्कृति, क्या मैं तो बार बार लिखा टेराडिक्टल नावल में, जो आदिवासी जीवन और जगत हम लोग का लिए थे, जिसका आविष्कार नहीं हुआ ऐसे एक महादेश। दुनिया में 5 महादेश है, आदिवासी जीवन और जगत एक महादेश थे हम लोग का लिए, लेकिन उसमें क्या संभावना है, क्या संपद है, कितना मिलने का है, हम लोग जांच करने के लिए कभी नहीं गया। लेकिन उसको बहुत एक तेजस्क्रिय बोमा ऐसा से उसका आक्रमण भी किया, उसको बिखार भी दिया, एकदम उखाड़ दिया, जला दिया। अभी वो एकदम धूल धूल होके मिट्टी का माफिक एकदम उड़ गया। अभी हवा से कैसे एक एक क्या बोलूँ उसको,
एक एक दाना मिट्टी लाके फिर भी एक देश तैयार करूं, किन कैसे उन लोग को लेके आऊं, ये तो संभव नहीं है। तो कभी जानने का हम लोग ये नहीं किया। टेरोडैक्टिल का साथ क्या पूर्ण सहाय, क्या आदिवासी जगत का कोई संवहन नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ को समझ नहीं पाता है। आदिवासी जगत के साथ भी मध्यम वर्गीय का यही ये है, और कभी नहीं उसके साथ मिलने का कोई पथ नहीं रखा। मूल स्रोत का जो जीवन धारा है और आदिवासी का जो जीवन धारा है वो ऐसा समांतराल रेखा में चलता है, दोनों में कोई मिलने का बिंदु नहीं रखा। हाँ, यानी वो एक हमारी जो परिचित दुनिया है शहरों की या कस्बों की, उस सब के समानांतर एक उपेक्षित और कटी हुई दुनिया हाँ। है, और उस दुनिया में बसने वाले ये आदिवासी तमाम तरह की उपेक्षा, हाँ, शोषण एकदम और उत्पीड़न का शिकार होते रहे। हाँ, हाँ। और उस चीज को आपने टेराडिक्टिल की विषय वस्तु बनाया। हाँ। इस तरह ये दिखाई देता है कि, और वो निरंतर आपके साहित्य में दिखता है, और जो एक चीज समान है मास्टर साहब और टेराडिक्टिल के बीच, कि मास्टर साहब में भी जो भूमिहीन किसान हैं, हाँ, उनकी पीड़ा है, और जो दलित हैं, भूमिहीन हैं, उन पर किया जाने वाला अत्याचार, हाँ, तो उनका जारी है। शोषण, और उसमें आपने ये दिखाया है कि किस तरह जगदीश मास्टर धीरे धीरे उन स्थितियों से सीखते हुए उस अन्याय के विरुद्ध लोगों को संगठित करते हैं। हाँ। और खुद उस संगठन को आगे बढ़ाते हुए जमींदार के गुंडों के हाथों मारे जाते हाँ। हैं। तो ये तो निरंतर आपके साहित्य में है। जब आप इस तरह के साहित्य की रचना करती हैं तो आपको आपके मन में जो सरोकार है यथार्थ को लेके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है? ये लगते है कि जो संग्राम है ये कभी रुक नहीं जाता। जगदीश मास्टर मर गया, उससे कुछ नहीं हुआ। उनका मृत्यु को मैं पराजय, हार हुआ ऐसा नहीं मानती हूँ। देखो, इतिहास में क्या है जय, क्या है पराजय, ये बोलना बहुत मुश्किल है। महाभारत में कौरव कुल मर गया, ध्वंस हो गया, लेकिन उनके पर अभी तक भी सिंपैथी है, करने के लिए है, वो दुर्योधन के लिए है। ऐसा ही होता है। देखो, भारत का इतिहास में 1857 और 58 में जो पहला भारतीय महाविद्रोह हुआ था स्वाधीनता के लिए, उसमें तो भारत हार गई थी, लेकिन उसको मैं पराजय नहीं मानती हूँ। कोई नहीं मानता है। जिसका ऐतिहासिक दृष्टिभंगी है वो बोलेगा बहुत ऐसा दृष्टांत दुनिया का इतिहास में फैला है जिसमें देखोगे जो आज उस टाइम में जिसका बोला था जीत हुआ, ये जय है, वो जय पराजय से भी हीन था। जिसका जीत नहीं हुआ उसको ही महान मानते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं इतिहास को विचार करती हूँ। जगदीश मास्टर मर गया होगा, लेकिन ये पराजय नहीं था, जय उनका ही हुआ था। तो इस तरह का साहित्य जो है आपका, जिसकी विपुल रचना आपने की है, एक के बाद एक ऐसे उपन्यास आपने दिए, हाँ। जो कालजयी उपन्यास हैं। हालांकि आपको, मुझे पता है कि आपको अपनी प्रशंसा कभी स्वीकार नहीं होती, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन समय मानता है कि वो कालजयी उपन्यास हैं। यही एक दूसरा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि एक तरफ तो ये उपन्यास हैं, इस तरह का लेखन है, और आपने उसके समानांतर या उसके साथ लेखक का एक ऐसा जीवन प्रस्तुत किया है जो अपने विचारों को संघर्ष का रूप देकर जिंदगी में मूर्तिमान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। तो आपने तो ऐसा किया है, और लगातार आपने उसका
प्रमाण दिया है कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन आज जो भारतीय लेखन है, जिसमें बांग्ला का भी साहित्य है, हिंदी का साहित्य, अन्य भाषाओं का साहित्य है, उसमें एक तो यथार्थ की दृष्टि बहुत धूमिल हो रही है, खासकर सोवियत संघ और समाजवादी देशों के की सरकारों के पतन के बाद। और दूसरे, जहाँ कहीं वो क्षीण सी वो दृष्टि है भी, तो उसका जीवन व्यवहार में, जो लेखक का अपना जीवन है, उसके व्यवहार में कोई संबंध नहीं दिखता उसकी चेतना का जीवन व्यवहार से। तो इसका क्या कारण है? कारण क्या है मैं कैसे बोलूं? जो जैसा है ऐसे सोचते हैं, आपन का बारे में उसका इतना निरपेक्ष दृष्टि नहीं होता है। कौन देश में क्या हुआ उससे मेरा क्या ताल्लुका? मेरा देश का ऊपर नज़र रखे, आम जनता का पर देखे, तब उस देख के तो उससे प्रेरित होना चाहिए। प्रेरित होने से भी बड़ा बात है एक दायबद्धता, एक कर्तव्य का जो कर्तव्य है। उस दिन मैं यास्मीन अवार्ड के टाइम में भी बोला था, महाभारत में अष्टादश पर्व है, लेकिन एक नए पर्व सूचना होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये शताब्दी इसको दावी करता है। कोई लेखक वो गजदंत मीनार पर बैठकर साहित्य रचना करने का दिन चला गया। ये सुकांत भट्टाचार्य बहुत पहले लिखा था, सुंदर गाना में, सुंदर कविता में, लेकिन वो दिन चला गया। जो भी जिधर है, वो लेखक हो, क्या शिल्पी हो, क्या सांगीतिक हो, जो भी हो, उनका समाज को कुछ देने का है, समाज को कुछ करने का है। समाज के लिए न्याय पर्व सूचना हो गया है, नहीं करे तो उसको इतिहास कभी नहीं क्षमा करेगा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आज वो समय आ गया है जब साहित्य रचना करने वाले साहित्यकार, कलाकार या तमाम बुद्धिजीवी, इस देश के तमाम संवेदनशील लोग उपेक्षितों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करें। हाँ, न्याय। और इससे जब तक नहीं करे, वो अपना का भी जनता से क्षमा नहीं मिलेगा। वो साहित्य क्या है जिसमें कोई देश का कुछ छवि नहीं निकालता? क्या है? भूख का पीड़ा क्या है? पानी नहीं मिलने का पीड़ा क्या है? 10 माइल जाके पीने का पानी लाने का कष्ट औरत का कितनी होती है, वो कौन जानता है? लेखक तो समाज से एकदम बाहर का कोई कुछ नहीं है, शिल्पी भी समाज से एकदम बाहर का कुछ नहीं है, समाज का ही जीव है। समाज के लिए सब कोई को कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक कर्तव्य बोध होना चाहिए। नहीं होने से क्या होगा? जो होने का था वही होता है। जाहिर है कि आपने उसी कर्तव्य बोध और उसी प्रतिबद्धता के कारण जो यास्मीन स्मृति पुरस्कार की 1 लाख रुपए की राशि थी, वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के आंदोलन को भेंट कर दी। हाँ। और आपने उस दिन अपने वक्तव्य में पुरस्कार लेने के बाद डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों की जो व्यथा बताई और जो तथ्य सामने रखे, उससे सब लोग हिल गए। तो आप उन लोगों के बीच आज सक्रिय भी हैं। उन लोगों की स्थिति, आपने खुद कहा था कि वो 6 करोड़ उनकी संख्या है इस देश में, हाँ। जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो आज उनकी स्थिति जो है और उनका आंदोलन है, उसके बारे में आप कुछ ज़रूर बताइए। क्यों नहीं जानते थे? ये नहीं जानना पाप है, इसका कोई क्षमा नहीं होता। भारत में जो दलित है, पीड़ित है, अवहेलित है, सबसे नीचे है ये लोग जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता, अंग्रेजी में डिनोटिफाइड ट्राइब बोला जाता, जिसको तुम विमुक्त और भटकाया जाति ऐसा बोल सकते हो। देखो, ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था 1871 में, इन लोग का क्रिमिनल ट्राइब बोला दिया। उसके बाद 1952 में भारत सरकार घोषणा किया ये सब विमुक्त है, डिनोटिफाइड ट्राइब है। लेकिन उसके बाद भी 1959 में यही भारत सरकार स्टेट से स्टेट हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बनाया, जो कुछ भी नहीं है
वो जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था ब्रिटिश का, उसका ही पुनरावृत्ति है, वही बात घुमा के ले आया। मैं तो पुरुलिया का खेड़िया साबर गोष्ठी को लेकर काम कर रही हूँ, बहुत साल से उनके साथ जुड़े हुए हूँ। वो सेमिनार वाला काम नहीं है, वर्कशॉप वाला काम नहीं है, उसके लिए कुआं खुदाना, क्या तालाब बनाना, कुछ भी करना जैसे वो जी सके। लेकिन मेरा एक ट्राइबल को पुलिस इतना टर्चर किया, वो मर गया। यही पहले दफ़े फरवरी में मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले दफ़े एक पब्लिक इंटरेस्ट केस किया। 6 जुलाई उसका राय निकाला है, हम लोग जीता है। उसके बाद उन केस दायर करने के बाद बड़ौदा में आके जब लेक्चर दी, उसके बाद वो डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब राइट एक्शन ग्रुप बनाया और बहुत घूमा, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में। प्रेस किधर नहीं किया, दिल्ली में किया, बम्बे में किया, हैदराबाद में किया, चेन्नई में किया, कालीकट में किया, इधर इधर उधर उधर बड़ौदा और अहमदाबाद में तो किया ही, ये सब किया। और महाराष्ट्र का एक ट्राइबल को ऐसा ही बेरहम से पुलिस लॉकअप में मारने के लिए 24 जुलाई डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ग्रुप की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है। ये भी बोला है, एक ऐसा डिनोटिफाइड ट्राइब को मारो, एक केस करूंगी, एक हत्या एक केस। क्योंकि कानून नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। अभी वो जो भयंकर जो कानून है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, वो पुलिस एकेडमी में टेक्स्ट है, उसको उधर से हटाना चाहिए। ये डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए अलग डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, पार्लियामेंट की इनका बात आना चाहिए। 6 करोड़ भारतवासी, उनका पास अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं पहुंचा। कब पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? सबको ही हाथ ना मिलाए तो। और तुम जान के तो तुमको तो मैं बोली थी क्या, ये 3 अगस्त का 30 तारीख में अहमदाबाद में भारत के सबसे महान सम्मेलन पहला दफ़े हो रहा है, वो है डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब का नेशनल सम्मेलन होगा, जातीय सम्मेलन होगा। ऐसा हो सकता है 6 करोड़ से ज़्यादा 600 आदमी आएगा, तब भी वो सार्थक है। एक प्रथम पदक्षेप है, पहला कदम रखना, उसके बाद कुछ ना कुछ करेगा। मैं तो नहीं जीऊँगी, इतना साल नहीं जीऊँगी, कोई करेगा, कोई आएगा, कोई हाथ मिलाएगा। सरकार में हो, सरकार का बाहर हो, सरकार का भी इसका पर नज़र पड़े। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दुख का बात है, देश में इतना नेता हुआ, इतना आंदोलन हुआ, इतना तरीका का आंदोलन हुआ, कभी कोई 2 शब्द कभी नहीं उच्चारण किया। एक है ट्राइब, आदिवासी के लिए, और डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए कभी कहीं नहीं चिंता किया। लेकिन ऐसा स्टेट नहीं है जिधर डिनोटिफाइड ट्राइब को बेरहम से हर साल बहुत सारी मार जाता है। जब पश्चिम बंगाल में हो सकता है, सब किधर होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है मैं क्या देखा, इतना बोलने का टाइम इधर नहीं है। तो इस संगठन अभी तो मेरा आखिरी संगठन हो गया। ऐसे तो महसूस होता क्या इस काम के लिए मेरा जन्म हुआ था। मैं किताब लिखा, इसका गौरव से मैं क्या करूं, इतना अवार्ड मिला, इससे मेरा क्या होगा? उनका जीवन जिएगा, उनका जीवन बचेगा, उनका कोई सहारा मिलेगा, यही सबसे बड़ा चिंता हुआ। मैंने आप पर एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक जगह उल्लेख था कि बहुत सारे आदिवासी जब आपका सम्मान कर रहे थे, मेला उन्होंने आयोजित कर रखा था, तो आपके लिए वो कोई चूल्हे की मिट्टी लाया कि इससे हमारी दीदी बाल धोएगी। नहीं, वो बहुत सुंदर, वो और था। ज्ञानपीठ मिलने के बाद जी मेरा खेड़िया साबर के पास उधर गई थी जी। तब वो आदिवासी लोग आए, वो तो सबसे पश्चात पद है पश्चिम बंगाल में, सबसे गरीब है। वो लोग बोला बहुत ट्राइब है जो मुझको दीदी बोलते हैं जी, लेकिन साबर लोग मुझको माँ बोलते हैं जी जी। तो वो सब आया, वो मुझको संबर्धना सम्मानित करेगा, ठीक है।
मैं हूँ और वो सब लोग है। और आके वो औरत मर्द सब आया जी। मेरी माँ शैम्पू नहीं लगाती, तालाब का नीच में जो मिट्टी होती उसी से बाल धोती, इसलिए हम लोग इतनी मिट्टी लाया है। मेरी माँ टूथपेस्ट नहीं पसंद करती, वो जो होता है वो काठ कायला, उसको तुम क्या बोलता है, वो जो चारकोल जो होता है, कोयला, कैला का गुणा से काठ का जो कैला होता उसका, हाँ, उसका पाउडर बना के उससे दांत मलती। हम लोग ये देते हैं। मेरी माँ टॉवेल नहीं पसंद करती, जो गांव का जो गमछा होता है, हम लोग बोलते हैं गमछा, वही पसंद करती। तो ऐसा उनका ताकत है इकोनॉमी के, क्या एक गमछा का दाम है 25 रुपया, 10-20 गांव मिल के एक गमछा खरीद के वो दिया। जिसको ये मिला उसको कौन अवार्ड, इधर तक पहुंचना, कोई अवार्ड इतना तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा तो सबसे महान जो है वो मिल गया। हाँ, लेकिन आपको सम्मान देना, इस देश में जो संवेदनशील लोग हैं वो अपना अधिकार समझते हैं, और इसीलिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। हाँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला। हाँ। बंगाल के तो सारे बड़े पुरस्कार आपको नहीं, बंगाल के राज्य का कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्सिटी का बहुत पुरस्कार मिला। और बहुत जगत तारिणी सम्मान, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय सम्मान, भुवन मोहिनी जी, बहुत कुछ मिला। जी। और बहुत संगठन से मैग्सेसे अवार्ड आपको मिला। हाँ। और अभी यास्मीन मेमोरियल अवार्ड, वो भी मिला। तो ये तो मैं जानता हूँ कि ये पुरस्कार आपके मन को बहुत ये पुरस्कार मैं बहुत सम्मान से लेती हूँ जी। जो पुरस्कार देते हैं बहुत सम्मान से लेती हूँ, क्यों मैं तो एकदम निस्वार्थी नहीं हूँ, मैं स्वार्थी भी हूँ। क्यों इससे जो मिलता है वो काम में चला जाता है। आपका परमार्थ ही आपका स्वार्थ है। हाँ, वो भी होता, लेकिन बहुत सम्मान करती हूँ कि जो भी मुझको देते हैं उसका थोड़ा से सहानुभूति, हमदर्दी इन सब लोग को भी मिल जाए जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, ऐसा भी आशा मन में जगती है। उसके लिए मैं उन सब के पास आभारी हूँ। मैं अलग बात बोलती थी, जिसका पास कुछ नहीं है वो जब लाके कुछ देता है उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा है, वो पुरस्कार से बड़ा है, क्योंकि उसका तो आर्थिक दाम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। थोड़ा से मिट्टी, थोड़ा से कैला, एक ऐसा गाँव मलने के लिए वो तो कुछ नहीं है। उसका आर्थिक मूल्य क्या है, कुछ नहीं है। आपने अंतर है। जी। नहीं, आपने उस दिन पुरस्कार समारोह में एक बात कही कि मैं 1998 में न कोई कहानी लिखूंगी, न किसी उपन्यास पर काम करूंगी। ठीक है। मैंने अपना जीवन समर्पित किया है डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हित को, और इस वर्ष तो मेरा सारा ध्यान इन्हीं के आंदोलन पर है। एकदम। तो एक लेखक कैसे अपनी रचना को रोक सकता है, क्योंकि आपके लिए तो दोनों एक हैं। ठीक ही है, लेकिन लेखक जब टेबल में बैठ के कुछ कहानी लिखता है, वही टाइम में वो लेखक होता है। और इन लोग का जीवन, इन लोग का दरवाज़ा पर जाना ये काम नहीं है। कुछ त्याग नहीं किया तब उसका क्या दाम होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देने पड़ता है। पहले मेरा ऐसा चिंता था, ऐसा सोच करता था, मैं तो इतना साल से ये काम कर रही हूँ, मेरा पास तो एक्सपीरियंस है, इनका पास नहीं है। कैसे जांचने का, किधर जाने का, क्या करने का, इसका पर क्या करने का है, क्या करने का है। मैं अंतर का ऐसा ताकीद से मैं दौड़ा, मुझको देने दो। कुछ कहानी नहीं होगा, कुछ नावल नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, होने दो, होने दो। जो इस देश में संवेदनशील लोग हैं, जो लेखक हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, हाँ, वो यथार्थ से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग संघर्षों से हाँ, किसी न किसी स्तर पे जुड़ाव महसूस करते हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं सब कोई को बोलूं किधर है डिनोटिफाइड ट्राइब, उनका तलाश करो। उस दिन संबाद पत्र में पढ़ा, बहुत खराब लगा। क्या मध्य प्रदेश में एक लाइन में लिखा है पारधी ट्राइब ने इतना इतना लूटा, तिरुपति में लूटा। उसका नेक्स्ट लाइन है ये इतना गरीब है, इतना भूख में रहता, इसलिए ये लोग ये चोरी डाका करना शुरू कर दिया। तीसरा लाइन है चीफ मिनिस्टर ने बोला बहुत कुछ उनके लिए किया, क्या कोठी बनवा दिया, रहने का इंतज़ाम कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो लोग क्रिमिनल ट्राइब ही है। मेरा एकदम खून जल जाता जब मैं देखता हूँ क्रिमिनल ट्राइब बोलता है। कोई बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता। देश को जो ये देश को, ये भारत भूमि को जो लोग नाश कर रहे हैं, वो कोई पारधी क्या भामता क्या मेरा लोधा क्या मेरा खेड़िया क्या राजगोड़ क्या येरुकल्ला, ऐसा कोई ट्राइब नहीं है। उन लोग ताकतदार है, उन लोग और किस्म का होता है। तो इनको बारे में कहे ऐसा करना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं सब कोई को हाथ जोड़ करके यही बोलूँगी, जो भी है भारत में सबसे नीचे जो है, सबसे पतित जो है, सबसे गरीब जो है, सबसे निगृहित जो है, सबसे अवमानना जिसका भाग्य लेखन होता है, पुलिस जिसको इतना बेरहम से मारता है, औरत का धर्षण करता है, घर जला देता है, बच्चा लोग को भी मार देता है, इनके पास जाओ। इनके पास कोई सोचन, तो कोई चिंता तुम लोग का क्यों नहीं आया? अभी तो शताब्दी अंत होने को चला, कब आएगा? कौन दिन तुम लोग सोचेगा जो सबसे नीचे है, जिसका सहारा चाहिए, उसके पास, उसके लिए तुम्हारा हाथ बढ़ाओ। यही प्रार्थना करूँगा और कुछ नहीं।